दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक की बात करें, इस क्वेश्चन बैंक में आपका 2010 से लेके 2024 तक का प्रश्न दिया गया है। इस क्वेश्चन बैंक में आपका 63 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। यह बुक आपका रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1, 2, 3 करवा दिया गया है। सेट नंबर 4 आपका जो 7 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था, पेपर 4 हम देखने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, यदि एक वजन तौलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा? तो वास्तविक द्रव्यमान आपका 50 किलोग्राम से आपका अधिक हो जाएगा। आइए, वही बोला गया आपका द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर। द्रव्यमान आपका कहीं भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान का मान जो होता है हर जगह एक जैसा होता है, हर जगह एक जैसा होता है। चाहे इसका मापन कहीं भी किया जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड हो या धरती हो, कहीं भी द्रव्यमान आपका नहीं बदलेगा। वही भार की बात करेंगे तो भार एक बल है। भार एक क्या है? बल है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या, एक स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब तब क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर रहता है। बोला गया, जब एक स्थित इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, अतः अंततः इस पर आपका चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो चुंबकीय बल की दिशा बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, स्तंभ ए में दिए गए वस्तुओं का स्तंभ बी से मिलान करें। मिलान करने बोला है। पिच इसी को कहते हैं। पिच को आपको बदलते हैं किसमें? आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही प्रबलता को हो जाएगा आपका डेसिबल। प्रबलता किससे मापा जाता है? डेसिबल से। वही ध्वनि की चिकित्सा हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? तो स्टेथोस्कोप से हो जाएगा। प्रतिध्वनि ध्वनि का प्रवर्तन तो आपका हो जाएगा सी, डी, ए, बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वही बोला गया है, पिच को आपको हर्ट्ज से, प्रबलता आपका डेसिबल से, प्रतिध्वनि आपका ध्वनि की परावर्तन से, और चिकित्सा में ध्वनि स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप काम करता है प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या बोला गया है? बोला गया है आपका पिच, उसी को तारत्व कहते हैं। ध्वनि का पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। पिच की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रबलता की बात करते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमा या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि की प्रबलता आपका डेसिबल में मापा जाता है। याद रखिएगा, आपका ध्वनि की प्रबलता किसमें मापते हैं? आपका डेसिबल में मापा जाता है। प्रतिध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अंततः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम आपका 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। स्टेथोस्कोप का बात करते हैं। यह एक चिकित्सा यंत्र है। इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़े की उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम को लाया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन
ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका आला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई गई है? तो बिहार के आपका बोध गया में बनाया गया है, बोध गया में आपका बनाया गया है। गौतम बुद्ध, बोला गौतम बुद्ध का जन्म आपका कहाँ हुआ था आपका? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म चैप्टर को आप लोग क्लियर करके रखिए, क्योंकि बिहार पुलिस में क्वेश्चन फिक्स रहता है बौद्ध धर्म से। वही बोला गया कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के बोध गया में बनाई गई है। शयन मुद्रा में, मतलब सोने की मुद्रा में, शयन मुद्रा में प्रतिमा बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दान दाताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 मीटर लंबी है। कितनी मीटर? 100 मीटर लंबी है। बुद्ध का प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला शैली में बनी थी, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। बोला भारत में पहली बार बुद्ध का ही मानव की प्रतिमा के रूप में कुषाण काल में पूजा गया था। तो कुषाण काल में बुद्ध की मानव के रूप में पूजा गया था। कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो बुद्ध की खड़ी एवं बैठी प्रतिमा कहाँ मिला था आपका? कुषाण काल में मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? आपका 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बिहार राज्य आपका मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए। प्रत्येक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार दरोगा मेंस में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका गया है। APSC में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखिए, बोला गया है कि बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी। लेकिन ही आपको देखना है, लेकिन आप औपचारिक गठन आपका 25 जून 2008 को किया गया था। लेकिन औपचारिक गठन आपका 25 जून 2008 को किया गया था। वही पूछेगा आपका कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? तो 1993 में आया था। यह सेंट्रल भारत में बोलेगा तब। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों का रक्षक होता है। यह एक स्वदेशी उच्च शक्ति प्राप्त संस्था है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिकार एवं शक्तियों से प्राप्त है। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मोहर आपका बदर जो है बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? अनंत मनोहर आपका बदर है। तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना आपका किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1993 अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार किया गया है। वह है आर्टिकल 352 का क्लाउज 3 के ऑप्शन नंबर ए। और कहीं कहीं देता 352 ही सिर्फ रहता, 352 को भी टिक कर सकते हैं। आइए, बोला गया है कि अनुच्छेद 352 के 3 में उल्लेखित है कि 352 के 1 में बोला 352 के 1 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए कहा न जाए। वही आर्टिकल 350 का ए देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने से संबंधित है। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में हो, वही राष्ट्रपति के पद पूछेगा अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित आपका हो जाएगा, वह आपका अनुच्छेद 74 में हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में बोला जाता है आपका क्या है? आपका मंत्री परिषद के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कि मरोम्बी आपका बांध किस नदी पर है आपका? तो यह आपका मच्छू नदी पर, जो गुजरात में है। मच्छू नदी पर आपका मोरबी बांध है, जो कहाँ है? गुजरात में है। बोला कि मोरबी
सेमेमिक, सेरेमिक, मोरबी सेरेमिक और दीवार घड़ी उद्योग केंद्र है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था। कितना अक्टूबर को? 2022 में 30 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 141 लोग की मृत्यु हो गई थी। कोसी नदी, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह बाढ़ में आपका बिहार के भयंकर तबाही मचाती है। जब जब बाढ़ आता है तो सबसे अधिक तबाही मचाने वाली नदी आपका कौन सा? आपका कोसी नदी है। यह नेपाल के गोसाईथान चोटी से आपका निकलती है कोसी नदी, और बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला के पास गंगा नदी में आपका मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका C3H8 किस समजातीय श्रृंखला का संबंधित है आपका? तो वह हो जाएगा आपका एल्केन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही आप देख लीजिए, इसका मीथेन हो जाएगा CH4, C2H6 हो जाएगा एथेन हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाता है। वही आपका C4H10 हो जाएगा ब्यूटेन। सीधी श्रृंखला एल्केन का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोला गया है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर द्रव्य क्वथनांक क्या होगा? सबसे अधिक यहाँ पर होगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर द्रव्य क्वथनांक क्या होता है आपका? गिरता है। आइए, और अधिक ऊंचाई पर द्रव्य क्वथनांक गिरता है, इसका कारण है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वही किसी द्रव्य क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। एक समान नियम के रूप में प्रत्येक 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी के क्वथनांक कम होने की वजह से पर्वतों पर खाना खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। जितना आप ऊंचाई पर जाइएगा खाना बनाने में आपको उतना समय ज़्यादा लगेगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक होता है। मतलब द्रवों में घुलनशील अशुद्धियों मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? आपका बढ़ जाता है। द्रव में मतलब दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, और दाब घटने से क्वथनांक का मान आपका घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया गया है। पृथक किया जा सकता है आपका किस विधि द्वारा? आपका तो पृथक्करण के कीप द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। तेल तेल एवं जल दोनों को असमिश्रणीय होते हैं, और इसका अंतर में अंतर के कारण अलग अलग परत बनाते हैं। तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी में तैरता रहता है। आइए देखिए, पृथक्करण की बोला गया है कि विधि जो इसमें तेल और पानी डालने पर तेल के ऊपर की परत में वह पानी नीचे की परत में जमा हो जाता है। निचले हिस्से से पानी निकलता जाता है, फिर तेल का अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपका यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री हुएनसांग ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण किया है? आपका वह आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा हो जाएगा। पाटलिपुत्रा। यूनानी इतिहासकार और चीनी यात्री हुएनसांग पाटलिपुत्रा के बारे में जीवंत विवरण दिया है। वही हुमायूं की बात करेगा, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और हुएनसांग आपके हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। बोला मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस के दूत था, जो 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आए। बोला कि इनके तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर के वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में मिलता है। किस पुस्तक में? इंडिका में मिलता है। पाटलिपुत्रा को पोली ब्रोथा कहा था।
मेगा एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा नगर था। वही देखिए, फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय द्वारा शासन काल में आपका 399 से लेकर 411 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथ मतलब धर्म बौद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था आपका? फाहियान आया था। कब आया था? 399 से लेकर 411 ईस्वी में। किस धर्म को? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ खोज में आया था भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान ने वैशाली तथा पाटलिपुत्रा की यात्रा में इसका यात्रा वृत्तांत क्या है आपका? फो क्यू की है। इसने पाटलिपुत्रा के राजप्रासाद की व्यवस्था की सुंदरता देखकर बताया कि मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। इनमें विनिमय व्यवस्था कौड़ियों के प्रचलन का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 12 में है, रूस में ड्यूमा का गठन कब किया गया है आपका? 1905 में किया गया। 1905 में किया गया है। वही पूछेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका? 1905 में हुआ था। रूस में ड्यूमा का गठन 1905 ईस्वी में प्रथम रूसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। ड्यूमा एक रूसी साम्राज्य की विधायक शक्ति का पहला प्रतिनिधि निकाय बनाया गया था। यह निचले सदन का गठन करता था। ड्यूमा का स्थापना जार निकोलस द्वितीय के द्वारा 30 अक्टूबर 1905 को किया गया था। कितना को? 30 अक्टूबर 1905 को किया गया था और जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। ड्यूमा के प्रमुख कार्य शक्ति संघीय संवैधानिक और संघीय कानून को अपनाया था। रूसी सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रित किया था। केंद्रीय बैंक, लेखा चैम्बर, मानवाधिकारों पर उच्चायुक्त के प्रमुख नियुक्ति एवं बर्खास्त गति किया था। माफी की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग के मुद्दे पर निपटाया था। 1917 ईस्वी में आपका ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के साथ वर्ष 1917 में रूसी क्रांति भी शुरू हो गई थी। वही प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। पर जार द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों को सलाह देने के इनकार के कारण रूसी जनता का समर्थन खो दिया, इसलिए ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये पूछेगा, रूस ने ड्यूमा का गठन कब किया था? 1905 में किया था। 1905 में किया गया था। और बर्खास्त कब किया गया? 1917 में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका कि बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वो सफल रहा? वीर कुंवर सिंह से जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से कब युद्ध किया था जिसमें वो सफल रहा था? वह आपका 2 अगस्त 1857 को हुआ था। वही 2 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाते हैं? आपके गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1857 को बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया जिसमें वो सफल रहे थे। 1857 क्रांति दौरान आरा जो जगदीशपुर गांव में पड़ता है, कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। आरा पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का पहला प्रयास विफल रहा था। दूसरा प्रयास आपका मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में हुआ था। उसने बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह 2 अगस्त 1857 को हरा दिया। कब? 2 अगस्त 1857। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है आपका एन के से क्या तात्पर्य है आपका? तो वह आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। वही देख लेते हैं। एनएफएसए का तात्पर्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। यह अधिनियम 2013 में आया था। तो एनएफएस अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। इस अधिनियम के तहत पात्र लोगों की सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिलते हैं। वही सार्वजनिक विवरण प्रणाली, यह प्रणाली वर्ष 1947 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक विवरण प्रणाली आपका विश्व की सबसे बड़ी विवरण प्रणाली है।
आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट खाद्य राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बिहार का स्थान 21वां रहा है। प्रथम स्थान आपका केरल रहा है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य का प्रथम रहा आपका नागालैंड रहा था। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा को किस नाम से जानते हैं? पुरानी कांप मृदा को आपको बांगर कहते हैं। इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपका क्या? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं आपका बांगर कहते हैं। आइए डेल्टा प्रदेश के उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। डेल्टा बोला प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या बोले थे अभी आपको? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा ऊपरी भाग के निचले मार्ग से बहने के दौरान किए गए अपरदन से बनती है। अपरदन से आपका बनती है। जलोढ़ मृदा सामान्य दो वर्गों में बांट के पड़ते हैं आपको बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपको बांगर और नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपका खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या बोला गया है? संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? बाध्य कर दिया है। वह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोला गया। 42वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए आपका बाध्य कर दिया है। हालांकि हालांकि बोला गया है आपका 44वां संविधान 1978 के माध्यम से 1974 का एक के संशोधन में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अनुच्छेद 111 में क्या है आपका? अनुच्छेद 111 में आपका बीटो है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में आपका 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में आपका 22 भाषा है। देखिए बोला गया 22 भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में आपका 14 भाषा था और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़कर 22 भाषा बना दिया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 को आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपका 3 भाषा जोड़ा गया था आपका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद रखने का ट्रिक है आपका नमक। नो से हो जाएगा आपका मो से हो जाएगा को से हो जाएगा, को से आपका कोंकणी हो जाएगा, मो से आपका हो जाएगा मणिपुरी और नो से हो जाएगा आपका नेपाली हो जाएगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। वही 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संताली, डोंगरी को जोड़ा गया था। इसको याद रख सकते हैं आपको बोर्ड मास हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। टोटल आपका वर्तमान में 22 भाषा है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है? अप्रैल 2024 में वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला है? कौन सी मिठाई को आपका जीआई टैग मिला है? वह आपका तिरंगा बर्फी है। 16 अगस्त 2024 को भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। भारत में जीआई टैग की वस्तुओं भौगोलिक संकेत। जीआई टैग को क्या कहते हैं? आपको भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 में विनियमित किया गया था। जीआई टैग किस अधिनियम के तहत आया था? 1999 के तहत आया था। 1999 के तहत आया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसे कहते हैं, भौगोलिक संकेत कहते हैं। प्रथम जीआई टैग आपको दार्जिलिंग को चाय को 2004 में दिया गया था। आइए बोला कि अप्रैल 2024 में तिरंगा बर्फी के साथ साथ वाराणसी के एक अन्य उत्पादन ढलुआ मेंटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है। 75 जीआई टैग उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रहा है। सबसे अधिक जीआई टैग कहाँ आपका है? उत्तर प्रदेश में। कितना है आपका? 75 है। और दूसरा स्थान की बात करें तो 58 आपका तमिलनाडु में जीआई टैग है। जीआई टैग पाने वाले भारतीय उत्पादक दार्जिलिंग चाय है जो 2004 में दिया गया था। और अधिनियम जीआई टैग कितना है आपका? 1999 है और 10 साल के लिए यह दिया जाता है जीआई टैग।
जैसे मिथिला मखाना आपका बिहार का है, जर्दालू आम आपका बिहार का है, कतरनी चावल बिहार का है, मिर्च चावल आपका बिहार का है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा दो देश के मध्य संयुक्त राज्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था? वह आपका है भारत और फ्रांस के बीच शक्ति 7 युद्धाभ्यास होता है, जो भारत फ्रांस के बीच होता है। भारत फ्रांस के बीच आपका 4 अभ्यास है। वह आपका कौन है? शक्ति जो है भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वही वरुण अभ्यास आपका पूछेगा तो भारत फ्रांस के बीच है आपका नौसैनिक युद्धाभ्यास है। गरुड़ आपका हो जाएगा आपका, तो भारत और फ्रांस के बीच आपका वायुसेना युद्धाभ्यास है। वही पूछे गरुड़ शक्ति बोला जाता है, भारत इंडोनेशिया के बीच हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है? बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से आपका संबंधित है? आपका वह आपका है आपका शिक्षा है। बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य शैक्षणिक रूप से संघर्ष संघर्ष कर रहे छात्रों को विशेष कक्षाओं प्रदान करना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना है। यह कार्यक्रम आपका 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। 2023 को शुरू हुआ था। कौन सा? मिशन दक्ष। इसमें 3 से 8 तक लगभग 25 लाख विद्यार्थियों शामिल करना था। देख लीजिए इंग्लिश का आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका है हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? आपका तो यह आपको बेबी लोनिया का है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्मुराबी कौन संधि? हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? आपका तो बोली लोनिया। आइए बोला हम्मुराबी की विधि संहिता बोली लोनिया संहिता का देन है। हम्मुराबी संहिता 2082 कानून में एक समूह था जिसे बेबीलोन की राजा हम्मुराबी के पत्थर खुदवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ईश्वर के अमूर्त की पूजा डैश कहा जाता है। ईश्वर के अमूर्त की पूजा को क्या कहते हैं? आपका तो निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण आपके भक्ति कहा जाता है। ईश्वर के अमूर्त की पूजा को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति के अंतर्गत ईश्वर की पूजा निराकार रूप से किया जाता है। इस भक्ति में भक्त ईश्वर की किसी रूप गुण विशेषता का निबंध नहीं रखता है, विशेषता नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा आपका साफ वाट एना एना मिसिग टूल नहीं है? आपका फिर से देखिए क्वेश्चन आपका बोला गया ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट निम्न में से कौन सा आपका साफ वाट एना मिसिंग टूल नहीं है? आपका तो वह आपका ट्रैक चेंज आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका क्या बोला गया है? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतियों के उपयोग या विवरण करना कहलाता है। वह है आपका सॉफ्टवेयर आपका पाइरेसी है। ऑप्शन नंबर ए है। बोला गया कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस या अनाधिकृत अनाधिकृत प्रतियों को उपयोग विवरण करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर के अवैध नकल, साझाकरण, बिक्री या उपयोग विवरण है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया क्या कि मानव के अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय भारतीय आपका महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? आपका वह आपका है गगनयान है।
आइए, बोला गया आपका गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LMB-3 चुना गया था, जिसे मानव ले जाने के लिए खास बनाया गया। इसका नाम आपका HLVM-3 रखा गया है। चंद्रयान 3 को भी इसरो के LMB-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा कर दिया गया है। उसका नाम आपका है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नागर है आपका, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप भी है, विंग्स कमांडर शुभांशु शुक्ला है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन साल 2026 में अंत तक लॉन्च होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्म आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? वह आपका है लाइसोसोम है। इसका खोज 1955 में आपका डी डुवे ने किया था। आइए, बोला गया यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिका है जो छोटी छोटी पुटिकाओं में रूप में पाए जाते हैं। कौन? तो लाइसोसोम है। इसे लाइसोसोम ऐसा एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव्य घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। बोला गया है कि लाइसोसोम कोशिका पदार्थों को साफ करता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में किया था। इसका हो जाएगा थाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 में विजेता कौन थे आपके? कौन आपके विजेता थे? यह डॉक्टर गगनदीप कौंग थे। डॉक्टर गगनदीप कौर कनाडा गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डॉक्टर कौंग यह पुरस्कार बच्चों के आंत्र रोगों और जीवन पर उनके प्रभाव पर व्यापक समूह आधारित महामारी विज्ञान पर्यावरण नैदानिक प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए दिया गया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? क्रूज मिसाइल का उदाहरण आपका ब्रह्मोस है। क्रूज मिसाइल को एक मानव रहित स्वचालित निर्देशित वाहन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूसी संघ NPO मिलकर विकसित किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कावा मास्को इसको कहते हैं नदी के नाम पर मिलाकर बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल आपका जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है आपका दीपोर झील जो है आपका रामसर स्थल में शामिल है। रामसर कन्वेंशन ने वर्ष 2002 में दीपोर को आपको रामसर सूची में शामिल किया गया है। दीपोर झील होगा यहाँ पर, दीपोर झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं उसके युक्त उपयोग हेतु बोला की गई आपकी एक नए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्रभूमि संरक्षण कहा जाता है। यह संधि रामसर समझी जिसको शामिल किया था आर्द्रभूमि से समझौता हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुआ था। 21 दिसंबर 1975 को लागू की गई थी। भारत में रामसर संधि फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किया था। भारत ने आपका रामसर संधि में आपका 1982 में हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में भारत में रामसर साइट में शामिल आपका 89 है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी 2025 को 4 रामसर स्थल शामिल हुए हैं आपके। सबसे अधिक रामसर साइट आपका शामिल है आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन भारत में अब तक 2025 तक आपका कुल रामसर सूची में शामिल आपका 89 है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका कि वेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए आपका? तो लो आयक्स के लिए है।
बोला वेलाडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट अयस्क 14 निक्षेपों की खोज की गई है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनोटाइट और सेडेटाइट है। मैग्नेटाइट आपका सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, जिसमें आपका 60 से 72% आपका लौह अंश पाया जाता है। हेमेटाइट लौह अयस्क दूसरी सर्वोत्तम किस्म है। भारत में अधिकांश लोहा इसी से होता है। भारत प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बादाम हो जाएगा, बादाम पहाड़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर हो जाएगा। झारखंड में आपका पलामू हो जाएगा। आपका कर्नाटक में आपका चित्रकूट हो जाएगा और बाबा बुदन हो जाएगा। वही आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका नेल्लोर नेल्लोर है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कथन वन आपका शिवालिक एवं तलहटी की भावर प्रदेश का निर्माण में पाया जाता है। आपका बोला है शिवालिक और तलहटी तलहटी भावर प्रदेश का निर्माण में यह पाया जाता है। हाँ, सही है आपका। नदियाँ नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय तलहटी की कंकड़ पत्थरों से निक्षेप करती है। ये भी आपका सत्य है। 1 और 2 दोनों सही व्याख्या करता है। बोला गया कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए।